हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज का जो लेक्चर है बेसिकली वो मॉडर्न फिजिक्स और डी ब्रोगली वेवलेंथ का है, ठीक है ना। तो आज के लेक्चर के अंदर हम बेसिकली डी ब्रोगली वेवलेंथ और मॉडर्न फिजिक्स जो कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है उसे कवर करेंगे, ठीक है ना। बेसिकली दो चैप्टर है, तो टारगेट रहेगा कि दो चैप्टर की हल्की हल्की थ्योरी बताई जाए। हो सकता है कि आज का लेक्चर 1 आवर क्रॉस कर जाए, और क्योंकि दो चैप्टर को एक साथ कवर करना है, क्वेश्चंस भी करवाना है, ठीक है। तो ज़्यादा बातें नहीं करते, कुछ भी अगर डाउट्स आता है आपको तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर लिख सकते हैं। आपने देखा होगा मेरे रिप्लाई आना स्टार्ट हो गए हैं कमेंट सेक्शन के अंदर, ठीक है बेटा। तो बेसिकली मॉडर्न फिजिक्स क्या है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के बाद की जो भी फिजिक्स आई है, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के बाद की जो भी फिजिक्स डिस्कवर होती गई, उसको हम कहाँ बोलते हैं, मॉडर्न फिजिक्स। तो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी जे जे थॉमसन ने करी थी, जे जे थॉमसन ने लगभग अर्ली ऑफ 90s बोल सकते हैं। तो 1895 से 1905 के आसपास जे जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कर ली थी। उसके बाद की जो भी फिजिक्स डिस्कवर होती गई उसको हमने कहाँ रख दिया बेटा, मॉडर्न फिजिक्स में। इसलिए इस चैप्टर का नाम जो है वो क्या रख दिया गया है या क्या पढ़ गया है, मॉडर्न फिजिक्स हो गया है, ठीक है। इसलिए इस चैप्टर को हम मॉडर्न फिजिक्स बोलते हैं। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए, जैसे कि वेव ऑप्टिक्स के अंदर आपने देखा इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन। इन चीज़ों को या इन कॉन्सेप्ट को या इन एक्सपेरिमेंट को हम केवल और केवल लाइट के वेव नेचर से ही समझा सकते थे। लेकिन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट, रमन इफेक्ट, इन सबको हम लाइट को पार्टिकल मान के ही समझा सकते हैं। तो इस चैप्टर में हम मान के चलेंगे कि लाइट क्या है बेटा, पार्टिकल है। और उस पार्टिकल का नाम हम क्या बोल रहे हैं, फोटोन बोल रहे हैं। बेसिकली फोटोन जो है एक तरह का क्वांटा होता है, और उसको मैक्स प्लैंक ने नाम दिया था। किसने नाम दिया था, मैक्स प्लैंक ने। तो अगर मैं यहाँ पे थोड़ी कुछ कुछ प्रॉपर्टीज की बात कर लूँ फोटोन की, तो हम हेडिंग लिख देते हैं सबसे पहले तो प्रॉपर्टीज ऑफ फोटोन। ज्यादा नहीं, कुछ कुछ शॉर्ट में लिखता चलूंगा, आपकी इच्छा हो तो आप बाद में नोट डाउन कर सकते हैं। पूरा स्टेटमेंट नहीं लिखूंगा, ठीक है ना। तो हम बोल सकते हैं सबसे पहला, ऑलवेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना। दूसरा बोलते सकते हैं, दूसरा सब बातें फोटोन के बारे में हो रही है। तो फोटोन क्या है, एक मटेरियल पार्टिकल है। फोटोन इज नॉट अ मटेरियल पार्टिकल, फोटोन इज नॉट अ मटेरियल पार्टिकल। और हम बोल सकते हैं साथ ही मास ऑफ फोटोन इज नॉट डिफाइंड। यानी फोटोन के पास मास, फोटोन कोई मटेरियल नहीं है, फोटोन क्या है, एक तरह का एनर्जी पार्टिकल है। फोटोन कोई भी एक मटेरियल नहीं है, फोटोन क्या है, बेसिकली एनर्जी पार्टिकल है। और इसका मास डिफाइन नहीं है, ठीक है ना। हम बोल सकते हैं फोटोन की स्पीड लाइट की स्पीड होती है। तो ये किसकी स्पीड से चलता है, लाइट की इस स्पीड से चलता है। इसके पास वेवलेंथ होती है, इसके पास वेवलेंथ होती है, फ्रीक्वेंसी होती है। और हम बोल सकते हैं फ्रीक्वेंसी सोर्स की प्रॉपर्टी होती है, वेवलेंथ मीडियम की प्रॉपर्टी होती है। रेस्ट मास ऑफ फोटोन सब जानते हैं, रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज जीरो, ये सब लोग जानते हैं, ठीक है। हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि फोटोन आर नॉट कंजर्व, फोटोन आर नॉट कंजर्व। सोचो, अगर आपके पास कोई यूवी लाइट होती, कौन सी लाइट होती बेटा, यूवी लाइट होती, तो जब आप यूवी लाइट को जलाओगे तो उससे क्या आ रही है, एनर्जी आ रही है। एनर्जी में कौन आ रहे हैं, बेसिकली फोटोन ही आ रहे हैं। तो हम बोल देंगे फोटोन कंजर्व नहीं होते। अगर मेरे हाथ पे देखो, मेरे हाथ पे ऊपर लाइट जल रही है, लाइट आके गिर रही है, तो मेरा हाथ क्या कर रहा है, इन फोटोन को एब्जॉर्ब कर रहा है। तो हम फोटोन को बोल सकते हैं कि फोटोन आर नॉट कंजर्व, दे कैन क्रिएट, they can create or destroy,
दे कैन क्रिएट और डिस्ट्रॉय। हम इन्हें क्रिएट भी कर सकते हैं और इन्हें हम डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं, ठीक है ना। फोटोन कभी भी रेस्ट के अंदर नहीं मिलेगा, तो हम बोलते हैं नेवर नेवर एग्जिस्ट एट रेस्ट, क्योंकि फोटोन हमेशा चलता रहता है और उसकी लाइट की स्पीड से ट्रेवल करता है, ठीक है ना। और अगर आपको पता हो तो बेसिकली नंबर ऑफ फोटोन्स जो होते हैं, आगे चल के और डिटेल में बताएंगे, नंबर ऑफ फोटोन्स जो होते हैं वो किससे रेफर करते हैं बेटा, इंटेंसिटी को। वो किससे रेफर करते हैं, इंटेंसिटी को, क्योंकि जितने ज्यादा फोटोन होंगे उतनी ही ज्यादा क्या आ जाएगी, इंटेंसिटी। लास्ट पॉइंट लिखते हैं, ज्यादा डिटेल में नहीं जाते। हर फोटोन की एनर्जी, हर फोटोन की एनर्जी किसके प्रोपोर्शनल होती है, उसकी फ्रीक्वेंसी के, फ्रीक्वेंसी के। तो हम यहां से बोल सकते हैं कि एनर्जी ऑफ ईच फोटोन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स फ्रीक्वेंसी। ये प्रॉपर्टीज हो गई। यहां पे बोल देंगे, देखो आप सबको पता है E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू। इसे जब कांस्टेंट लगता है तो E बराबर क्या हो जाता है, एच न्यू। और इसे ही हम लिख देते हैं E बराबर एच सी बाय लैम्डा। E बराबर क्या लिखते हैं बेटा, एच सी बाय लैम्डा। फिर आपको पता होगा H प्लैंक कांस्टेंट होता है। H क्या होता है, प्लैंक्स कांस्टेंट होता है, जिसकी वैल्यू 6.6 10⁻⁻34 जूल सेकेंड लेते हैं। अगर इसे ही अगर मेरे को किस में लिखना हो बेटा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे लिखना हो। अब मैं डायरेक्ट लिखूंगा, मतलब मेरा कहने का मतलब रहेगा कि मैं इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, डायरेक्ट बताया करेंगे, ठीक है ना। तो अगर मेरे को प्लैंक की वैल्यू को लिखना हो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, डिवाइड कर देते हैं, कुछ नहीं 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से, तो वैल्यू आ जाती है 4.15 इंटू 10⁻⁻15। यह आ गया है इलेक्ट्रॉन वोल्ट सेकेंड, ठीक है ना। यह आ गया है क्या, इलेक्ट्रॉन वोल्ट सेकेंड आ गया है। तो अगर डिपेंड करता है हमसे क्या पूछा गया है, हमसे क्या पूछा गया है कि अगर हमसे वैल्यू जूल के अंदर पूछी गई है तो हम कौन सी वैल्यू कंसीडर करते हैं बेटा, 6.6 इंटू 10⁻⁻34। और अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पूछी गई है तो हम कौन सी वैल्यू कंसीडर करेंगे, 4.15 इंटू 10⁻⁻15 जूल। रेडीमेड फॉर्मूलाज की बात करते हैं। कुछ फॉर्मूलाज जैसे E बराबर 12,400 अपॉन लैम्डा, और लैम्डा किसके अंदर होना चाहिए, एंगस्ट्रॉम में, और आंसर आएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। थोड़ा सा अच्छे से लिखेंगे, मजा नहीं आया लिखने में। 12400 अपॉन लैम्डा, और लैम्डा की यूनिट आएगी किसके अंदर, एंगस्ट्रॉम में, और ये यूनिट आएगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो हम बोल सकते हैं ये जो फॉर्मूला होता है, ये जो फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला वैलिड होता है ओनली फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ओनली फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के वैलिड होता है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या क्या होती हैं, तो इन पे चर्चा करते हैं। तो हम बोलेंगे स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम ऑफ, वैसे आपने पढ़ रखा होगा, बट फिर भी स्पेक्ट्रम ऑफ ईएम वेव की बात करें तो सबसे पहले कौन आती है बेटा, गामा रे। सबसे पहले आती है गामा रे। गामा रे के बाद चलें तो हम आ जाते हैं किस पे, एक्सरे पे आ जाते हैं। एक्सरे के बाद चलें तो कौन सी आ जाती है हमारे पास, यूवी रे। यूवी रे के बाद हमारी आ गई विजिबल, VIBY GYOR, VIBGYOR, विजिबल स्पेक्ट्रम आ गया, ये हमारा विजिबल स्पेक्ट्रम आ गया, ठीक है ना। एक्सरे, सॉरी गामा, एक्सरे, यूवी, विजिबल, इंफ्रा, इंफ्रारेड। इंफ्रारेड के बाद अगर आए तो गामा, एक्सरे, यूवी, विजिबल, इंफ्रा, माइक्रोवेव, माइक्रोवेव, और लास्ट में आ जाती है हमारी कौन सी, रेडियो वेव, रेडियो वेव। अब कैसे याद रखना है, तो हम बोल सकते हैं कि बेटा अगर आप इस साइड चल रहे हो, इस साइड, तो हम बोलेंगे इस साइड चलने में, इस साइड चलने में फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, वेवलेंथ, वेवलेंथ घटती है, डिक्रीज होती है, वेवलेंथ डिक्रीज होती है, और एनर्जी बढ़ती है। और अगर हम इसके अपोजिट चलते हैं, अगर हम इधर चलते हैं, इस साइड चलते हैं, इस साइड चलते हैं, तो क्या होगा, एनर्जी कम होगी,
डिक्रीज होगी, फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगी और वेवलेंथ जो होगी वो इंक्रीज हो जाएगी। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कंक्लूजन कि एक्सरे की जो एनर्जी होती है ये सबसे ज़्यादा होती है। तो एक्सरे की जो एनर्जी आती है वो आती है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, सॉरी गामा की, और एक्सरे की एनर्जी आती है बेटा किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। विबग्योर और इनकी अगर मैं आपको याद करवा दूं वैल्यू, तो इसकी वैल्यू आती है 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और रेड की आती है 1.55 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसका मतलब यूवी की एनर्जी की बात करें, अगर मैं आपसे पूछूं यूवी की एनर्जी, तो आप बोलोगे यूवी की एनर्जी किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट से तो कम है और 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा है। ठीक, मेरे हिसाब से आपको इस पूरा स्पेक्ट्रम समझ में आ गया होगा। तो अब एक और डाउट आता है कि सर कॉस्मिक रेज क्या होती है। तो बेटा कॉस्मिक रेज की एनर्जी गामा रे से भी ज़्यादा होती है। कॉस्मिक रेज की एनर्जी जो होती है वो गामा रे से भी ज़्यादा होती है, बट कॉस्मिक रेज बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं होती। तो बेसिकली बेटा ये फॉर्मूलाज जो थे, या मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 3.1 से 3.1 से एनर्जी ज़्यादा होगी यूवी की और किलो से कम रहेगी। ठीक, अब क्वेश्चंस कैसे करते हैं वो देखते हैं। ठीक है, देखो अगर हमें कोई क्वेश्चन दिया गया है और उसके अंदर जैसे कि एक एग्जांपल उठाते हैं कि हम बोल दें कि हमें एनर्जी निकालनी है फोटोन की। पहला क्वेश्चन करते हैं, नंबरिंग रखेंगे। एनर्जी ऑफ फोटोन की बात कर रहे हैं, एनर्जी ऑफ फोटोन की बात कर रहे हैं, जिसमें लैम्डा अपने को दे दिया है केवल कितने एंगस्ट्रॉम, 5 एंगस्ट्रॉम, और पूछ लिया है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का क्या बताओ, नाम बताओ, नाम बताओ। ऐसे पूछ लिया है कि भैया कौन सी वेव है। तो देखो हमारे पास एकमात्र फॉर्मूला है E बराबर 12400 अपॉन लैम्डा, और लैम्डा होना चाहिए एंगस्ट्रॉम में और यूनिट आती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब देखो क्वेश्चन कैसे करेंगे, तो हम यहाँ पर डायरेक्ट लिख देंगे 12400 अपॉन कितना लिखेंगे बेटा, डायरेक्ट 5, और काटा पीटी करते हैं। देखो ये कट जाएगा 5 2 ज़ा 10 और 25 24, 5 4 ज़ा 20, 5 8 ज़ा सॉरी क्या हो जाएगा, 5 2 ज़ा 10 और 20 बच जाएगा 40, 2480। तो आंसर कितना आ गया, 2480 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या मैं इसको 2.48 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिखता हूं। अब मेरे को बताओ, अगर मैं किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिख रहा हूं तो ये कौन सी रे हो जाएगी बेटा, एक्स रे हो जाएगी। अगर मान लो इसी की वैल्यू मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आती तो हम क्या बोल देते, इसे गामा रे बोल देते, ठीक है ना, इस टाइप से। यानी आप किसी भी वेव की एनर्जी को निकालने के बाद उस एनर्जी का नाम बता सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया कौन सा, पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। अब मैं आपसे पूछूं कि हमें किसी क्वेश्चन के अंदर फ्रीक्वेंसी दे दी गई, कि बोल दिया गया फोटोन की जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है, 10 रेज टू पावर 15 हर्ट्स। कितनी बोल दी गई, 10 रेज टू पावर 15 हर्ट्स। तो ये हमने बोल दिया, देखो 15 हर्ट्स हमने फ्रीक्वेंसी बोल दी। हम पूछ रहे हैं कि एनर्जी बताओ, हम पूछ रहे हैं एनर्जी बताओ। अब अगर मैं एनर्जी आपसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जूल दोनों में पूछ लूं, तो देखो क्वेश्चन को करने का तरीका कैसे होता है। अब तो हम लगाएंगे फॉर्मूला E बराबर, क्या लिखोगे बेटा, एच न्यू। यहां पर भी हम बोलेंगे कि यहां पर भी फॉर्मूला लगाएंगे E बराबर एच न्यू। अब यहाँ पे H की वैल्यू क्या लिखेंगे, देखो 4.15 इंटू 10 रेज टू पावर -15 और 10 रेज टू पावर 15। तो ये दोनों कट जाएंगे, तो एनर्जी किसके अंदर आ गई बेटा, 4.15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आई। अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में क्यों आई, क्योंकि आपने 4.15 वाला कौन सा लिया है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला। लेकिन अगर मैं यहाँ पे E बराबर क्या लिखूं, 6.6 इंटू 10 रेज टू पावर -34 इंटू 10 रेज टू पावर -15, तो यहां से आंसर आ जाता है हमारा 6.6 इंटू 10 रेज टू पावर -19 जूल। तो ये डिफरेंस है, मेजर डिफरेंस, कि आप H कौन सा यूज कर रहे हैं। अगर आप H 4.15 यानी इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला यूज कर रहे हैं तो आपका आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा, और अगर आप H
6.6 इंटू 10⁻⁻34 यूज कर रहे हैं, जूल वाला, जूल सेकेंड वाला, तो आपका आंसर जूल के अंदर आएगा। ठीक है, तो ज्यादा डिटेल में नहीं जाते, छोटी छोटी सी बातें हैं, आगे चलते हैं। अब हम बात कर रहे हैं किस पे, इंटेंसिटी पे। हम बात कर रहे हैं, नेक्स्ट हेडिंग हमारी इंटेंसिटी। इंटेंसिटी क्या होती है, तो हम बोल सकते हैं इंटेंसिटी का मतलब क्या है, द फ्लो ऑफ एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, फ्लो ऑफ एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, या ऐसा बोल सकते हैं नंबर ऑफ फोटोन्स आर क्रॉसिंग, नंबर ऑफ फोटोन्स आर क्रॉसिंग पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। डायरेक्ट लिखेंगे, देखो फॉर्मूले की बात करेंगे, डेफिनेशन की बात नहीं करेंगे, फॉर्मूला लिखते हैं। इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है पावर, पावर पर यूनिट एरिया। और इसी पावर को कैसे लिखते हैं बेटा, एनर्जी अपॉन टाइम इनटू एरिया। अब इंटेंसिटी को क्या लिख दिया, E बराबर एच न्यू अपॉन टी इंटू एरिया। ठीक है, अब नंबर ऑफ फोटोन्स की बात करें तो मैं यहाँ पे जो छोटा n है इसको बोलता हूं नंबर ऑफ फोटोन्स, नंबर टोटल नंबर ऑफ फोटोन्स अपॉन टी इंटू एरिया। अब ध्यान से देखें, अगर मैं नंबर ऑफ फोटोन पर यूनिट टाइम की बात करूं तो ये बन गया हमारा क्या, कैपिटल N। तो मैं यहां से लिख रहा हूं I बराबर N, कैपिटल N H न्यू अपॉन एरिया। स्मॉल n क्या है, नंबर ऑफ फोटोन, बड़ा N क्या है, नंबर ऑफ फोटोन्स पर यूनिट टाइम, नंबर ऑफ फोटोन्स पर यूनिट टाइम। अब नंबर ऑफ फोटोन पर यूनिट टाइम को भी मैं एरिया से डिवाइड कर दूं, नंबर ऑफ फोटोन को भी मैं पर यूनिट एरिया से डिवाइड कर दूं, तो ये बन गया फ्लक्स। क्या बन गया, फ्लक्स। फ्लक्स में क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर क्रॉसिंग, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। तो बताओ अब फॉर्मूला क्या बन गया, इंटेंसिटी का एक्स पी ए, फोटोन फ्लक्स। क्या बन गया, फोटोन फ्लक्स। अब अगर मेरे को यहां से एक्स पी ए की वैल्यू निकालनी हो तो मैं क्या लिखूंगा, आई अपॉन एच न्यू, या फिर आई अपॉन एच न्यू को क्या लिख सकते हैं, एच सी बाय लैम्डा। तो याद कर ले, देखो नया फॉर्मूला बता रहा हूं, एच सी की वैल्यू कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई कर रहे 5 इंटू 10⁻24 इंटू पी इंटू लैम्डा। इस टाइप से फॉर्मूला बन गया, 5 इंटू 10⁻24 इंटू पी इंटू लैम्डा। ये लो, ये क्या बताएगा हमें, फोटोन, नंबर ऑफ फोटोन्स निकालने का फॉर्मूला बताएगा। ठीक है, अब यहाँ पे स्मॉल n क्या है बेटा, नंबर ऑफ फोटोन्स है, मैं लिख भी देता हूं, और कैपिटल N क्या है, नंबर ऑफ फोटोन्स पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम। और एक्स पी ए क्या है, तो हम बोल देंगे नंबर ऑफ फोटोन, नंबर ऑफ फोटोन्स पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, कभी कभार अगर कोई आप स्टैंडर्ड बुक पढ़ते हैं तो ये वर्ड लिखा आ सकता है क्या, फोटोन फ्लक्स। क्या लिखा आ सकता है, फोटोन फ्लक्स। तो बेसिकली बेटा फोटोन फ्लक्स मैंने आपको बता दिया, किसी किसी बुक्स के अंदर आपको ये नाम देखने को मिल सकता है, फोटोन फ्लक्स। ठीक है, अब इसी में इंटेंसिटी के बाद हम बात कर सकते हैं किसकी, पावर की। अब ये पावर क्या होती है, तो इसी फॉर्मूले को हम आगे बढ़ाते हैं और हेडिंग लिख देते हैं क्या, पावर। पावर अभी हमने लिखा था, देखो फिर से पावर अगेन क्या लिख दोगे, एनर्जी पर यूनिट टाइम। और एनर्जी को लिखने का तरीका वही हो गया, स्मॉल एन एच न्यू अपॉन टी। अब यहाँ पर स्मॉल एन क्या हो गया, नंबर ऑफ फोटोन, तो इसको हमने कैपिटल एन से रिप्लेस कर दिया, कैपिटल एन बन गया नंबर ऑफ फोटोन्स पर यूनिट टाइम, तो एन एच न्यू। या फिर हम इसी को क्या लिख सकते हैं, बोलो, पी बराबर एन एच सी बाय लैम्डा। और अगर n की बात पूछें तो हम क्या लिखेंगे बेटा, p इंटू लैम्डा अपॉन एच सी। और अभी हमने एच सी को मल्टीप्लाई करके इनवर्स लिखा था, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, 5 इंटू 10⁻24 इंटू पी इंटू लैम्डा। सेम फॉर्मूला आ गया वापस से। तो अगर आपसे इंटेंसिटी पूछा है तो 5 इंटू 10⁻24 इंटू आई इंटू लैम्डा कर देंगे, और अगर नंबर ऑफ फोटोन्स पूछे हैं तो क्या कर देंगे बेटा, पी इंटू लैम्डा कर देंगे। इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली आपको ये फॉर्मूला याद होने चाहिए, 5 इंटू 10⁻24 पी इंटू लैम्डा। अगर पावर दी गई है तो इससे क्या आएंगे,
इससे क्या निकलेंगे, तो हम बोल सकते हैं इससे निकलेंगे क्या, नंबर ऑफ, इससे निकलेंगे नंबर ऑफ फोटोन्स पर यूनिट टाइम निकलेंगे, ठीक है ना। और अगर आपसे एक्स पी ए पूछा है तो नंबर ऑफ फोटोन्स पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। इंटेंसिटी की अगर आप जानते हो तो यूनिट वॉट पर मीटर स्क्वायर होती है, ठीक है ना। तो यूनिट्स वगैरह का ध्यान रखा करें। मैं लिख भी देता हूं बेटा यहाँ पे, इंटेंसिटी की जो यूनिट होती है वो होती है वॉट पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि आजकल यूनिट डायमेंशन भी आपको जब पढ़ाएंगे तो बड़े काम की चीज है ना। ऐसा यूनिट मैंने आपको लिख दी। तो इंटेंसिटी हो गई, पावर हो गया। अब बात करते हैं किसकी, मोमेंटम की। अब बात किसकी करें, MOMENTUM। स्पेलिंग कई बार बोलते बोलते लिखते लिखते कंफ्यूजन सा आ जाता है। मोमेंटम आप जानते हैं बेटा, मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, P बराबर, मोमेंटम को किससे जनरेट करते हैं, P। तो P बराबर क्या लिखा करते थे आप, M इंटू वी। मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, M इंटू सी। क्यों, मैं किसकी बात कर रहा हूँ बोलो, फोटोन की बात कर रहा हूँ। और फोटोन की स्पीड आपको पता है किसकी स्पीड के बराबर होती है बेटा, लाइट की स्पीड के बराबर होती है। तो हमने यहाँ पर मोमेंटम को क्या लिख दिया बेटा, M इंटू सी। अब ऊपर नीचे हमने किससे मल्टीप्लाई करा दिया, C से। अब देखो यहाँ पे मोमेंटम की वैल्यू क्या बन गई है, mc² बाय सी। और आप जानते हैं mc² आइंस्टीन का फॉर्मूला। तो मोमेंटम की फॉर्मूला क्या बन गया, E बाय सी। अब यहाँ पे आगे लिखते हैं मोमेंटम को क्या लिख देंगे, E बराबर एच न्यू बाय सी। या फिर क्या लिख सकते हैं बोलो, मोमेंटम को एच सी बाय लैम्डा। और सी से सी कट गया, तो बताओ एट द एंड मोमेंटम की वैल्यू आ गई एच बाय लैम्डा। तो कंक्लूजन क्या निकला इस वाले फॉर्मूला से कंक्लूजन क्या निकला कि मोमेंटम एंड वेवलेंथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। और अगर आप इस फॉर्मूले को देख पा रहे हो तो इससे क्या कंक्लूजन निकल रहा है कि मोमेंटम एंड फ्रीक्वेंसी आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब मेरे को बताना, सोच के बताना, हमारे पास रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है किससे, वॉयलेट से। तो लैम्डा तो कैसा है, मोमेंटम के इनवर्स। तो इसका मतलब मोमेंटम ऑफ रेड सबसे कम हो जाएगा मोमेंटम ऑफ वॉयलेट के फोटोन से। आई गेस मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि मोमेंटम वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी दोनों पे डिपेंड करता है। फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब यहाँ पे कुछ बेहतरीन क्वेश्चन जो होते हैं वो वर्मा जी के बनते हैं, यानी SC वर्मा के। SC वर्मा वाले लोग ये पूछते हैं कि अगर अगर दो फोटोन की वेवलेंथ अगर सेम है, अगर दो फोटोन की वेवलेंथ सेम दी गई है तो बोलो क्या मोमेंटम सेम होंगे कि नहीं होंगे। तो आंसर होता है कि नहीं सर, मोमेंटम मे और मे नॉट बी सेम। मोमेंटम मे और मे नॉट बी सेम। ऐसा क्यों बोला, क्योंकि मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड वेवलेंथ इज अ स्केलर क्वांटिटी। सर समझ में नहीं आया, तो ये हुआ बात बेटा। देखो हम ये बोलना चाह रहे हैं, हम ये बोलना चाह रहे हैं आपको कि अगर यहाँ पे दो फोटोन हैं, दोनों की वेवलेंथ सेम है लेकिन दोनों फोटोन की डायरेक्शन अलग अलग है, तो बताओ मोमेंटम के लिए क्या बोल दोगे, मोमेंटम यहाँ पर सेम नहीं होगा। यदि यहाँ पे दोनों फोटोन की डायरेक्शन सेम है, यानी लैम्डा सेम है और डायरेक्शन सेम है, तो बोला मोमेंटम क्या हो जाएगा, यहाँ पे सेम हो जाएगा। तो क्या बोल देंगे कि लैम्डा इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, ये अपने को ध्यान रखना है। ठीक है, अब एक लगे हाथ जब बात चली है तो मैं बात एफिशिएंसी की भी कर ही लेता हूं। एफिशिएंसी क्या होती है, एफिशिएंसी का नाम सुना होगा ना, ईटा बोलते हैं। एफिशिएंसी को बोलते हैं ईटा। एफिशिएंसी को दिखाते हैं ईटा। फॉर्मूला क्या होता है, आउटपुट अपॉन इनपुट इनटू 100। यानी वही बात हो गई कि हम अपना 100% देना चाह, इनपुट हम 100% दे रहे हैं लेकिन आउटपुट नहीं आ रहा है।
तो ये बात हो गई आउटपुट अपॉन इनपुट इनटू 100 कि यहाँ पर आगे चल के जब हम बात करेंगे तो जितने फोटोन जाएंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन। अगर किसी क्वेश्चन में नंबर ऑफ फोटोन्स के बारे में नहीं बताया गया है तो हम मान लेते हैं कि एफिशिएंसी कितने परसेंट है, 100%। अगर किसी क्वेश्चन में एफिशिएंसी के बारे में चर्चा नहीं की गई हो तो मान लेना कि उस क्वेश्चन में एफिशिएंसी 100% है। ठीक, लो ऐसा बोल देते हैं कि सर ये बन गया नोट नंबर 1, एफिशिएंसी का बन गया नोट नंबर 2। अब नोट नंबर 3 की बात करते हैं। यहीं पे बात कर लेते हैं, चलो जगह है अपने पास। हम बात कर रहे हैं किसकी अब, नोट नंबर 3 की। वेव ऑप्टिक्स में तीन तरह के वेव फ्रंट थे। वेव ऑप्टिक्स में 3 तरह के वेव फ्रंट थे, बताए तो नहीं थे मैंने। स्फेरिकल वेव फ्रंट, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट और प्लेन वेव फ्रंट। स्फेरिकल, सिलेंड्रिकल, प्लेन वेव फ्रंट। स्फेरिकल वेव फ्रंट में इंटेंसिटी जो होती थी वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल आती थी आर स्क्वायर के। तो ये कौन सा सोर्स हो जाएगा बेटा, पॉइंट सोर्स। कौन सा सोर्स हो जाएगा, पॉइंट सोर्स। और अगर वैसे ये पूछते नहीं है, अगर इंटेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर आती थी तो वो कौन सा सोर्स होता था, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट यानी लीनियर सोर्स। यानी लीनियर सोर्स, लीनियर सोर्स का मतलब क्या हो गया, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। मेरे हिसाब से आपको ये नोट नंबर 1, नोट नंबर 2 और नोट नंबर 3 तीनों समझ में आ गए होंगे। ठीक है, अब हमने क्या क्या बातें कर ली, इंटेंसिटी की बात हो गई, पावर की बात हो गई, और किसकी बात हो गई बेटा, मोमेंटम की बात हो गई। अब फोर्थ बात करने वाले हैं, आइंस्टीन के पास चलने वाले हैं। आइंस्टीन के पास चलते हैं और आइंस्टीन की वर्ल्ड फेमस इक्वेशन लिखते हैं, इफेक्टिव मास ऑफ फोटोन। इफेक्टिव मास ऑफ फोटोन, इफेक्टिव मास ऑफ फोटोन। अभी इफेक्टिव मास ऑफ फोटोन क्या है, तो हम बोलते हैं आइंस्टीन की इक्वेशन के पास चलो भाई। ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, एम इफेक्टिव। तो यहां से फॉर्मूला बन जाता है ई बराबर एम सी स्क्वायर। ये तो फॉर्मूला, चलो इसको पूरा लिखते हैं। जब प्रोपोर्शनल हटा तो क्या लग दिया, कांस्टेंट। तो यहां से ई बराबर एम इफेक्टिव इंटू सी स्क्वायर। अब यहाँ पर एम इफेक्टिव लिखा गया है, क्या लिखा गया है बेटा, एम इफेक्टिव। एम इफेक्टिव का मतलब ये चेंज हो सकता है, आइंस्टीन ने यही लिखा था, ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम इफेक्टिव। अब इसका मतलब ये हुआ जिस बॉडी के पास ज्यादा मास है उसके पास ज्यादा एनर्जी होगी। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि कौन 1 किलो थर्माकोल या 1 किलो लकड़ी की बात कर ले, लकड़ी वुड, और 1 किलो यूरेनियम, किसके पास ज्यादा एनर्जी है, तो आपका आंसर आएगा कि सर यूरेनियम के पास ज्यादा एनर्जी है। नहीं, अगर मैं टोटल एनर्जी की बात पूछूं तो दोनों के पास सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी है क्योंकि दोनों के पास मास सेम है। आइंस्टीन ने क्या बोला, जिसके पास मास ज्यादा उसके पास एनर्जी भी ज्यादा। तो अगर केवल आपसे ये पूछा गया है कि भाई एनर्जी किसके पास ज्यादा होती है, तो आप बोलोगे सर एनर्जी तो मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब वो बात अलग होती है कि यूरेनियम से हम ज्यादा एनर्जी को ऑब्टेन कर लेते हैं, जला के एनर्जी ज्यादा मिल जाती है। बट अगर मैं पूछूं किसके पास ज्यादा एनर्जी है या कौन ज्यादा मास अगर मास सेम है तो एनर्जी सेम है, लेकिन मास कम ज्यादा होने से एनर्जी में कम ज्यादा फर्क आ जाएगा। लेकिन कौन ज्यादा एनर्जी देगा ये नहीं पूछा है। क्या पूछा मैंने कि अगर दोनों का मास सेम है तो दोनों के पास एनर्जी भी क्या रहेगी, सेम रहेगी। लेकिन हम यूरेनियम से ज्यादा एनर्जी ऑब्टेन कर सकते हैं एज कंपेयर टू वुड। बात समझ गए, मास अगर सेम है तो एनर्जी भी सेम रहेगी। अब देखो ई बराबर एम इफेक्टिव सी स्क्वायर को कैसे लिख रहे हैं। ठीक है, अब देखना हमने क्या करा, इसी को ई को हमने कैसे लिख सकते हो, बोलो आप ई को। वैसे आपको एक चीज और बता दूं, वैसे एम इफेक्टिव का एक फॉर्मूला होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक बताते हैं, एम नॉट अपॉन 1 - वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, ऐसा फॉर्मूला होता था। अब ये फॉर्मूला जो था, ये फॉर्मूला हमें क्या बताता है कि यहाँ पे जो एम नॉट है ये क्या है बेटा,
रेस्ट मास है। ये क्या है? रेस्ट मास है। और एम इफेक्टिव का मतलब हो गया इफेक्टिव मास। देखो, अब यहां से फॉर्म डिराइव कर रहे थे, एम इफेक्टिव का फॉर्मूला क्या बन गया? तो आप लिख दोगे ई बाय सी स्क्वायर, और ई को लिखने का तरीका एच न्यू बाय सी स्क्वायर, या फिर एच सी बाय लैम्डा बाय सी स्क्वायर, सी से सी कट जाएगा। तो एम इफेक्टिव की वैल्यू किसके बराबर आ गई? एच बाय लैम्डा सी। एक कंक्लूजन अगर आपको दिख रहा हो तो यहां से भी एम इफेक्टिव जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके आ गया? लैम्डा के आ गया। ये वही बात हो गई, देखो वापस से ऊपर आते हैं। ये देखो वही बात हो गई, यहां पे आ जाओ। यहां पे अब देखो, किसके पास ज्यादा वेवलेंथ थी? रेड के पास। किससे कंपेयर में? वॉयलेट के कंपेयर में। तो उसका मतलब मोमेंटम उल्टा हो रहा था। यहां पर भी उल्टा होगा, यहां पर भी कैसा होगा? उल्टा होगा। अगर मैं आपसे फिर पूछ लूं, वेवलेंथ रेड के पास सबसे ज्यादा है एज कंपेयर टू वॉयलेट, तो आप बोलोगे सर इसका मतलब हो गया एम इफेक्टिव वॉयलेट का ज्यादा होगा एज कंपेयर टू एम इफेक्टिव रेड। यानी मास एंड मोमेंटम आर इनवर्सली proportional टू लैम्डा एंड डायरेक्टली proportional टू फ्रीक्वेंसी। आई गेस आपको ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है ना बेटा? तो ये आपको ध्यान रखनी है, छोटी छोटी बातें मगर मोटी बातें, ठीक है ना? अब यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है। यहां से एक क्वेश्चन पूछूं मैं आपसे, देखो थोड़ा सा नीचे लेके आए, हाँ ये हो गया। अब इसका मतलब क्या होता है? देखो, इस फॉर्मूले की बात कर रहा हूं मैं, इस वाले फॉर्मूले की। इस फॉर्मूले की अगर मैं बात करूं तो इसका मतलब क्या होता है? तो हम बोलते हैं कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को या किसी भी पॉइंट चार्ज के पार्टिकल को बहुत तेजी से चलाएं, बहुत तेजी से क्या करें? चलाएं, तो उसके मास में वेरिएशन आता है। जैसे अब ये पेन यहाँ पे रखा है, अब मेरे को बताओ पेन रखा है तो उसके पास कितना मास होगा बेटा? एम नॉट मास होगा। एम नॉट अगर मास है, इसके पास कितना मास है? एम नॉट मास है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये रुके हुए पेन का मास है। अब मैंने इसको बहुत तेजी से चला दिया, तो बताओ इसका मास बढ़ेगा कम होगा? तो आप बोलोगे हाँ सर इसका मास पहले से बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके पास रेस्ट एनर्जी के साथ साथ और कौन सी एनर्जी आएगी? बोलो, काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। तो हम बोलेंगे इसका मतलब इस पेन के पास टोटल एनर्जी पहले से क्या हो गई? बढ़ गई है। पहले केवल कौन सी थी? रेस्ट एनर्जी, और साथ में कौन सी एनर्जी और आ गई? काइनेटिक आ गई। तो ये फॉर्मूला वैलिड होता है, ये जो फॉर्मूला है वैलिड होता है ओनली ओनली फॉर ओनली फॉर ओनली फॉर पार्टिकल्स एक्सेप्ट फोटोन। अब सोचो फोटोन की फॉर्मूला क्यों नहीं है? कि सर आपने ही तो बताया था रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज जीरो, तो एम नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। और फोटोन चलता है लाइट की स्पीड से, तो हम बोल देंगे v बराबर c हो गया। तो फॉर्मूला वैलिड होता है ओनली फॉर v जो होती है वो कंपेरेबल हो किसके? c के। ऐसा नहीं कि आप भागने लग गए और बोलो सर बताओ मेरा मास कितना बड़ा। तो ये फॉर्मूला कब लगेगा? जब कोई भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल को बहुत ही तेजी से चलाया जाएगा। कितनी तेजी से चलाया जाएगा बेटा? कितनी तेजी से? बोलो, v और c के कंपेरेबल, ठीक है? तो इस तरह से ये फॉर्मूला लगता है। हमने ऊपर शायद दो क्वेश्चन करे थे बेटा, एक बार देखें। हाँ, ऊपर दो क्वेश्चन करे थे। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, थोड़ा सा जल्दी करेंगे आज। मेरे हिसाब से आज का लेक्चर लगभग 1.5 घंटे का होने वाला है, क्योंकि मेरे को लग रहा है कि अपन 1 घंटे में इन पूरे रायतों को नहीं समेट पाएंगे, ठीक है ना? तो अब जो क्वेश्चन करते हैं सुने। अब क्वेश्चन करते हैं थोड़ा सा, जैसे मैं आपको बोल दूं कि मेरे पास 2 पॉइंट सोर्स हैं, शॉर्ट में लिखेंगे क्वेश्चन। 2 पॉइंट सोर्स है, कौन कौन से बेटा? S1 और S2। इनसे नंबर ऑफ फोटोन्स एमिटेड रेट, यानी मैंने कैपिटल N की बात करी, नंबर ऑफ फोटोन्स पर यूनिट टाइम जो निकल रहे हैं, नंबर ऑफ फोटोन्स पर यूनिट टाइम जो निकल रहे हैं वो निकल रहे हैं 10⁻18 और 10⁻16। मतलब ये फोटोन्स के रेट दी गई है, तो मैं लिख भी देता हूं, ये क्या है? रेट ऑफ एमिटेड फोटोन की रेट दी गई है, और दोनों की वेवलेंथ दी गई है
वेवलेंथ क्या क्या दी गई है बेटा, 3000 एंगस्ट्रॉम एंड 4000 एंगस्ट्रॉम। आपसे पूछ लिया गया है इनकी पावर का रेशो, आपसे पूछ लिया गया है इनकी पावर का रेशो। देखो एक लाइन में क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बताओ पावर का फॉर्मूला क्या था, पावर का फॉर्मूला क्या आया था, 5 इंटू 10 रेज टू पावर 24 इंटू, सॉरी एन बराबर था वो, एन बराबर था, एन बराबर 5 इंटू 10 रेज टू पावर 24 इंटू पी इंटू लैम्डा। तो बताओ इस फॉर्मूले को कैसे लिखोगे, n1 अपॉन n2 इक्वल टू p1 अपॉन p2 इंटू लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2। बस आंसर आ गया। अब देखो P1 अपॉन P2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, N1 की वैल्यू 10 रेज टू पावर 18 अपॉन 10 रेज टू पावर 16 इंटू लैम्डा 2 बाय लैम्डा 1 यानी 4/3। कितना आ गया बोलो, आंसर बोल दो यार। P1 अपॉन P2 की वैल्यू आ गई है 400/3, ये आंसर आ गया है। तो आपको क्वेश्चन कैसे करने हैं, सोचना है कि आपको क्या क्या दिया गया है और क्या क्या पूछा गया है। एक लाइन का क्वेश्चन था, ठीक। अब अगला क्वेश्चन जो 4th नंबर क्वेश्चन है वो कैसे करा रहे हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। मैंने आपको लाइट की इंटेंसिटी दी, मैंने आपको लाइट की इंटेंसिटी दी 1.5 इंटू 10 रेज टू पावर 3 वॉट पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। फिर बोल दिया हाउ मेनी फोटोन्स, हाउ मेनी फोटोन्स, हाउ मेनी फोटोन्स, यार मैंने पूछ रहा हूँ एक्सपीए पूछ रहा हूँ आपसे, क्या पूछ रहा हूँ, एक्सपीए पूछ रहा हूँ। और ये बोल दिया कि अर्थ की बात कर ली कि लाइट की इंटेंसिटी दी, एक्सपीए पूछ लिया और बोल दिया मीन वेवलेंथ। अब बताओ मीन वेवलेंथ कौन सी होती है, येलो की, तो अप्रोक्सीमेट मान लो 6000 एंगस्ट्रॉम। अब मेरे को बताओ एक्सपीए का फॉर्मूला क्या होता है, 5 इंटू 10 रेज टू पावर 24 इंटू आई इंटू लैम्डा। कुछ नहीं करना, डायरेक्ट पुट कर देना है। 5 10 रेज टू पावर 24, इसको क्या लिख दोगे 3/2, डेढ़ को, और 10 रेज टू पावर 3, और ये हो गया 6 इंटू 10 रेज टू पावर-7। काटा पीटी कर लेते हैं, ये कट जाएगा, इससे कितनी बार कटेगा, 3 बार। 5 3 15, 15 3 45, तो 45 इंटू 10 रेज टू पावर कितना आ गया, देखो माइनस का 7, 24 और 7 20। अरे कैसे लिखा मैंने, 24 और 3 27, 27 प्लस का -7 20। तो ये आ गया क्या, एक्स पी ए, ये क्या आ गया, नंबर ऑफ फोटोन्स पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। कई बार आपसे पूछ लेंगे कि क्या बताओ, फोटोन फ्लक्स पूछ लेंगे, क्या पूछ लेंगे, फोटोन फ्लक्स भी पूछ सकते हैं, ठीक है ना बेटा। इस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं। अब जो एक अगले टाइप का जो पैटर्न बनता है वो मैं आपको समझा रहा हूँ, सुने। मैक्सिमम केस में वर्ल्ड फेमस जो क्वेश्चन है उसकी बात कर रहा हूं मैं आपको। अगला जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो है हमारा वर्ल्ड क्लास क्वेश्चन। अब ये वर्ल्ड क्लास क्वेश्चन क्या है कि ऐसे क्वेश्चन जो बार बार मॉड्यूल में देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन का पैटर्न थीम समझते हैं कि एक पॉइंट सोर्स था S1, इसको पहले हमने एक सरफेस से 1.5 मीटर पे रख रखा था, बाद में इसी पॉइंट को उठा के हम यहां पे ले गए। अब कितने पे ले गए सर, 2.5 मीटर पे ले गए। तो क्वेश्चन को फ्रेम कैसे करते हैं, पॉइंट सोर्स इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 1.5 मीटर फ्रॉम सरफेस। आफ्टर दैट पॉइंट सोर्स इज मूव्ड, या पॉइंट नाउ पॉइंट सोर्स इज प्लेस्ड एट 2.5 मीटर, फाइंड इंटेंसिटी। तो मेरे को बताओ, अभी मैंने बताया पॉइंट सोर्स, तो इंटेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या था, d²। तो क्या लिख दोगे, I1 अपॉन I2 इक्वल टू D2 अपॉन D1 का होल स्क्वायर। तो क्या हो गया, I1 अपॉन I2, बाद में कितना डिस्टेंस है सर, 25 अपॉन 15 का होल स्क्वायर। 5 3 15, 5 5 25। तो बताना I1 अपॉन I2 की वैल्यू कितनी आ गई,
25/9। तो हमसे तो I2 पूछा है, तो I2 की वैल्यू आ गई 9/25 टाइम्स ऑफ I1। इसका मतलब इंटेंसिटी दूर जाने पे क्या हो रही है, कम होती है। सिंपल सी बात है, सोर्स से दूर जाओगे तो इंटेंसिटी बाय डिफॉल्ट कम होगी ही सही। तो इस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, आपको कंफ्यूज करने के लिए इसका लैम्डा गिवन दे देंगे, पावर गिवन दे देंगे। क्या मतलब है भाई, क्या मतलब है, क्या फायदा देने का। लैम्डा आपने दे दिया, क्या फायदा रहा हमें, क्या मतलब, आप तो कह रहे हो सोर्स को उठा के आप कहाँ रख रहे हो, दूर रख रहे हो, तो लैम्डा और पावर को देने का कोई सेंस नहीं है। ठीक है, तो इस टाइप से हम क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो बेसिकली ये हमारे थीम रहती है क्वेश्चंस की। जो अब मान लो इसी में लीनियर सोर्स बोल देते, इसी में लीनियर सोर्स बोल देते, तो क्या हो जाता, इंटेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी। तो बेटा इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा एक टॉपिक आ सकता है वो है फोर्स एंड प्रेशर। इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में चर्चा नहीं करेंगे, केवल फॉर्मूला लिखेंगे। ठीक है, तो बेसिकली इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आ जाएगा फोर्स एंड प्रेशर। अब फोर्स एंड प्रेशर की बात करें तो इसमें दो केस हमें समझने हैं। जिसमें पहला केस है, पहले केस में हम बोलते हैं परफेक्टली परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस, मतलब ऐसी सरफेस जो कि परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग हो। क्या मतलब बोलना चाह रहे हैं, देखो कि एक सरफेस हमने ली है, अगर यहां से कुछ फोटोन्स आते हैं, यहां से मान लेते हैं फोटोन आ रहे हैं जिसका मोमेंटम हमने बोल दिया कितना, एच बाय लैम्डा, तो एन एच बाय लैम्डा। और जितने फोटोन आए थे वो सारे के सारे रिफ्लेक्ट हो गए, तो ये हो गया हमारा फाइनल मोमेंटम। क्या बोल देंगे, एन एच बाय लैम्डा। तो ये इनिशियल मोमेंटम और ये फाइनल मोमेंटम। तो हम यहाँ पर बोल रहे हैं कि जो मोमेंटम फोटोन आए हैं उन्होंने सरफेस पे क्या लगाया होगा, फोर्स लगाया होगा। तो हम यही पूछ रहे हैं कि यहाँ पे परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस में जो फोर्स लगा है वो कितना लगा है। आप मेरी बात समझ गए होंगे। तो हेडिंग क्या आ गई बेटा, फोर्स एंड प्रेशर। तो यहाँ पे फोर्स की वैल्यू बन जाएगी, फोर्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, डायरेक्ट लिख रहे हैं, डेरिवेशन नहीं बता रहे, 2p/c। और प्रेशर आ जाएगा, प्रेशर आ जाएगा 2I/c। ठीक है, तो ये हेडिंग हो गई हमारी फोर्स एंड प्रेशर। अब यहीं पे अगर मैं केस नंबर 2 की बात कर लूं साथ साथ ही, केस नंबर 2 जो आएगा वो जाएगा परफेक्टली एब्जॉर्बिंग, परफेक्टली एब्जॉर्बिंग। परफेक्टली एब्जॉर्बिंग का मतलब ये हो गया कि जितने फोटोन आए हैं वो सरफेस क्या कर लेगी, एब्जॉर्ब कर लेगी। अब यहां से एन एच बाय लैम्डा ये हो गया हमारा इनिशियल मोमेंटम, और फाइनल में कुछ गया ही नहीं। तो यहाँ पे फोर्स का फॉर्मूला ध्यान से देखते चले, रटना पड़ेगा, डेरिवेशन बताने का टाइम नहीं है। तो पहले जो टू आ रहा था ना, पहले टू क्यों आ रहा था, क्योंकि जो आ रहे थे वो जा रहे थे। चेंज इन मोमेंटम क्या हो जाएगा, फाइनल माइनस इनिशियल पहले, तो इसलिए टू आ रहा था। अब क्या हो रहा है कि जो मोमेंटम आया है वो वापस नहीं जा रहा है, तो इसलिए फॉर्मूला p/c। प्रेशर का फॉर्मूला, प्रेशर का फॉर्मूला बन जाएगा केवल बेटा I/c। तो ये छोटी सी हेडिंग थी, इसको अपन ने ऐसे अपन ने खत्म कर दिया। तो अगर परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस है तो 2p/c या 2I/c, और अगर परफेक्टली एब्जॉर्बिंग सरफेस है तो p/c और I/c। अब जो क्वेश्चन बनता है वो दोनों का ही नहीं बनता है। मान लेते हैं जो क्वेश्चन हम लिख रहे थे, हम कहां तक आ गए थे, क्वेश्चन नंबर 5 तक। क्वेश्चन नंबर 6 की अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 6 को हमने बोल दिया कि एक सोर्स है जिसकी पावर मैंने आपको दी है कितने वॉट, 10 वॉट, और बोला है सरफेस, surface is 70% reflecting, find force। क्वेश्चन ये है, फोटोन, अ फोटोन इज इंसिडेंट ऑन अ सरफेस, पावर ऑफ अ फोटोन इज 10 वॉट, एंड इफ सरफेस इज 70% रिफ्लेक्टिंग देन फाइंड फोर्स। तो क्या बोल रहे हैं, देखो शॉर्ट ट्रिक बताते हैं, शॉर्ट ट्रिक बताते हैं डायरेक्ट ही ट्रिक। अब ट्रिक क्या है सुने, ट्रिक ये है
कि अगर ट्रिक ये है कि आप सोचो, न्यूटन के पास भी चलेंगे, ये सरफेस थी, कितनी पावर आई मेरे पास, 10 वॉट। कितनी पावर आई, 10 वॉट। तो सोचो, पूरी की पूरी पावर 10 वॉट कहाँ लगी, सरफेस पे लगी। तो हम बोल देंगे 10/c। जो पावर आई है तो क्या बोलोगे, 10/c। ये पूरी फोटोन आए और दीवार पे जाके टकरा गए, और दीवार पे जाके टकरा गए तो हम बोलेंगे इसका मतलब दीवार पे फोर्स लगा है। कितना लगा है, 10 वॉट का बाय सी। ये हो गया। अब बताओ, 70% रिफ्लेक्टिंग हो रहे हैं, तो 10 वॉट आई थी, 70% रिफ्लेक्ट हो रही है, तो इसका मतलब कितने वॉट रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, 7 वॉट रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। तो बताओ दीवार पे, अब अगर मेरे को आगे जाना होता है तो मैं क्या करता हूं, पीछे दीवार पे धक्का मारते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये जो फोटोन आगे गए हैं, इन्होंने दीवार पे न्यूटन के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग एक्शन रिएक्शन लगाया होगा, तो उन्होंने एक्शन किया होगा दीवार पे 7 वॉट का। तो हम बोल देंगे देखो ये हो गया 7/c। अगर दोनों को जोड़ दे तो ये शुरुआत में आए थे और ये लगा के जा रहे हैं, तो आंसर कितना हो गया, 17/c आंसर हो गया। आधे से ज्यादा लोगों को समझ में नहीं आया होगा। फिर सुनते हैं, शुरुआत में सारे फोटोन आए तो सभी फोटोन ने दीवार पे फोर्स लगा दिया, कितना, 10 वॉट। पावर का फॉर्मूला क्या है, P/C। हम तो कह रहे हैं कि मान लो 100% एब्जॉर्बिंग है, तो आए और फोर्स लगा दिया, 10/C। अब 70% गए, मतलब 7 जा रहे हैं, तो दीवार को धक्का मारा होगा, प्रेस किया होगा, फोर्स लगाया होगा, तभी तो वापस जा रहे हैं। तो वापस जाने के टाइम कितना, 7/C। अब फॉर्मूला से करना हो तो कैसे, कि देखो सर, फॉर्मूला था पहला 2P/C और P/C। ये 2P/C कब था, जब परफेक्टली 100% रिफ्लेक्टिंग थी, और ये क्या थी, 100% एब्जॉर्बिंग। ये रिफ्लेक्टिंग का फॉर्मूला। अब देखो फॉर्मूले से कैसे करेंगे, तो आप मेरे को बताओ कितने परसेंट रिफ्लेक्ट हो गए, तो आप बोलोगे सर 7% रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, तो ये हो गया 7/C। बताओ कितना एब्जॉर्ब हो रहा है, कितना एब्जॉर्ब हो रहा है, कि सर 3 एब्जॉर्ब हो रहा है, 3/C। 14 + 3 17/C आंसर आ गया। मेरे हिसाब से बात समझ में आ गई होगी। तो शॉर्ट ट्रिक जो थी वो ज्यादा आसान थी, डायरेक्ट लगाओ। अब जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं, है ना। मान लो सरफेस 70% रिफ्लेक्टिंग की जगह 60% रिफ्लेक्टिंग होती, तो बोलो 10 आए 6 गए, 10 + 6 16/C। 10 आए 6 गए, तो 10 ने फोर्स लगाया, 6 ने लगाया, तो 10 + 6 16/C। आया समझ में। 30% रिफ्लेक्टिंग ही है, 30%, तो 10 आए 3 गए, 13/C। अब तो समझ आ गया होगा यार, ठीक है ना। इस तरह से क्वेश्चन करने होते हैं, इस तरह से हम क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद आ जाते हैं हम डायरेक्ट ही हमारे चैप्टर पे, जिसका नाम है क्या, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इस पे डायरेक्ट आ रहे हैं, किस पे आ रहे हैं बेटा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और आपको पता होगा सबसे पहले क्या पढ़ना है, वर्क फंक्शन पढ़ना है। तो डेफिनेशन में इतना ज़्यादा टाइम मैं वेस्ट नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि ऑलमोस्ट अगर आप देखो तो 45 मिनट्स के आसपास हो चुके हैं, मतलब अच्छा खासा टाइम हो चुका है। सुनते चलेंगे वर्क फंक्शन क्या है, कैसे कैसे डिनोट करते हैं। तो वर्क फंक्शन को डिनोट किया जाता है किससे, फाई से। अब फाई क्या है, तो हम बोलेंगे वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जिससे इलेक्ट्रॉन सरफेस के बाहर आ सके। 3 तरीके होते हैं इलेक्ट्रॉन को बाहर लाने के, डिटेल में नहीं बताएंगे। पहला, थर्मियोनिक एमिशन, हाई पोटेंशियल फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। थर्मियोनिक एमिशन में हम मेटल को गर्म करते हैं और एक समय के बाद इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाता है। हाई पोटेंशियल मतलब 10⁸ लगाने पे इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाता है। आपने देखा होगा स्पार्क वगैरह जनरेट होते हैं उस टाइप से। वर्क फंक्शन क्या है, तो हम बोलते हैं हम फोटोन को गिराते हैं और इलेक्ट्रॉन बाहर आता है। तो वर्क फंक्शन एक मटेरियल है, एक प्रॉपर्टी है। जैसे हमने बोल दिया कि एक सरफेस ले लिया और इसका वर्क फंक्शन मान लिया हमने कितना, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो उसका मतलब इस मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन कभी बाहर आएगा, जब आने वाले फोटोन की, जब आने वाले फोटोन की एनर्जी, जब आने वाले फोटोन की एनर्जी या तो वर्क फंक्शन के बराबर हो या उससे ज्यादा हो, तभी इलेक्ट्रॉन सरफेस के बाहर आएगा। तो वर्क फंक्शन क्या है, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी टू ब्रिंग आउट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस। द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी टू ब्रिंग आउट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस। वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी है जिससे इलेक्ट्रॉन क्या होता है, सरफेस के बाहर आता है, ठीक है। अब बातें आती है कि सर अगर असेशन रीजनिंग के क्वेश्चन आ गए तो क्या क्या आंसर बोलेंगे। देखो कुछ बातें समझा देता हूं।
पहली बात, हर मटेरियल का वर्क फंक्शन अलग अलग होता है, तो उसका वर्क फंक्शन डिपेंड अपॉन मटेरियल। मटेरियल वर्क फंक्शन जो होता है वो थिकनेस, वर्क फंक्शन जो होता है वो थिकनेस पर डिपेंड करता है, नहीं करता? डिपेंड नहीं करता। वर्क फंक्शन थिकनेस पर डिपेंड नहीं करता है। वर्क फंक्शन टेम्परेचर पर डिपेंड टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। कैसे? अगर आप किसी वर्क मेटल को गर्म करोगे तो इलेक्ट्रॉन क्या गेन करेंगे? धीरे धीरे काइनेटिक एनर्जी गेन करेंगे, और अगर एनर्जी गेन करेंगे तो आपको कम एनर्जी देने पर ही इलेक्ट्रॉन सरफेस के कहाँ आ जाएंगे? बाहर आ जाएंगे। अगला, क्या वर्क फंक्शन केमिकल केमिकल इतना डिटेल में तो आपने नॉर्मल क्लास में नहीं पढ़ा होगा जितना मैं शॉर्ट में पढ़ा रहा हूँ। क्या वर्क फंक्शन केमिकल रिएक्शन पर डिपेंड करता है? क्या वर्क फंक्शन केमिकल रिएक्शन पर, अरे हट जा भैया, 3 बार हटा दिया तेरे को, नहीं हटा मिटा देते हैं, ये लो हटाओ। वर्क फंक्शन केमिकल रिएक्शन पर डिपेंड, बोलो 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 बोलो, केमिकल रिएक्शन पर डिपेंड करेगा नहीं, नहीं करेगा? केमिकल रिएक्शन पर डिपेंड, बोलो। कोई भी केमिकल रिएक्शन अगर आप करोगे तो उससे क्या होगा? इलेक्ट्रॉन का कॉन्फ़िगरेशन बदलता है, तो केमिकल रिएक्शन पर डिपेंड नहीं करता, नहीं करता। ठीक है। सारे के सारे वर्क फंक्शन किस ग्रुप को बिलोंग करते हैं? एल्कलाई ग्रुप को, एल्कलाई ग्रुप को बिलोंग करते हैं, ग्रुप को बिलोंग करते हैं। एग्जाम्पल सीजियम, रुबिडियम वगैरह वगैरह वगैरह। अगर आप पीरियोडिक टेबल में देखोगे तो वहां पे वर्क फंक्शन एल्कलाई ग्रुप पे डिपेंड करते हैं। ठीक है ना? तो ये सब बातें हमने आपको बता दी, और मेरे हिसाब से टेम्परेचर वगैरह सब बातें बता दी। वर्क फंक्शन को लिखने के तरीके होते हैं। अब देखो वर्क फंक्शन को कैसे कैसे लिखा जा सकता है। तो वर्क फंक्शन को लिखा जा सकता है एच सी बाय लैम्डा नॉट, या फिर लिखा जा सकता है एच म्यू नॉट। अब थोड़ा सा जल्दी से बात करेंगे, ये होते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, लैम्डा नॉट क्या होता है? थ्रेशोल्ड, लैम्डा नॉट क्या होता है? थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। ये होता है। अब कुछ बातें कर लेते हैं थ्रेशोल्ड वेवलेंथ के बारे में, फ्रीक्वेंसी के बारे में। तो जो आने वाली फोटोन कंडीशन क्या थी? ये देखो यही कंडीशन थी, तो हमने लिख दिया एच न्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच म्यू नॉट। तो इसका मतलब आने वाले फोटोन की फ्रीक्वेंसी या तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर हो या उससे ज्यादा हो, या उससे ज्यादा हो। क्या फिर से बोल रहा हूं? आने वाले फोटोन की फ्रीक्वेंसी या तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर हो या उससे ज्यादा हो। ठीक है। अब देखो यहां पर दूसरी बात लिखते हैं, उल्टी बात, रिवर्स वाली बात। कंडीशन वही, ई ग्रेटर देन इक्वल टू 5, तो क्या लिखोगे? एच सी बाय लैम्डा इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा नॉट। इसका मतलब क्या हो गया कि लैम्डा इज लेस देन इक्वल टू लैम्डा नॉट, यानी आने वाले फोटोन की वेवलेंथ या तो लैम्डा नॉट के बराबर हो या उससे कम हो। टाइम कम है, जल्दी पढ़ा रहा हूं थोड़ा सा, आप ये मत सोचना कि सर इतना जल्दी जल्दी पढ़ा रहे हो। अरे बेटा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट 7 लेक्चर में कंप्लीट होता है, 6-7 लेक्चर में, मैंने आपको 1 घंटे में करवा रहा हूँ विद क्वेश्चंस। तो थोड़ा सा आपको भी सहयोग करना पड़ेगा, क्योंकि आपको भी पूरा नहीं पढ़ाने की जरूरत है ना? तो हमने क्या क्या बोल दिया? आने वाले फोटोन की फ्रीक्वेंसी या तो इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी के बराबर हो, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर हो या उससे ज्यादा हो। आने वाले फोटोन की फ्रीक्वेंसी या तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ के बराबर हो या उससे कम हो, क्योंकि वेवलेंथ कम होगी तो एनर्जी बढ़ेगी। ठीक है ना? तो ये सब बातें अपन ने किस पे कर ली बेटा? वर्क फंक्शन के बारे में। इसके बाद आ जाते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में। अब हम बात करते हैं किसकी? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की। ठीक है। अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है? तो हम बोलते हैं आइंस्टीन इक्वेशन। क्या लिख दोगे डायरेक्ट? ई बराबर 5 + के मैक्स, ये बन गई हमारी आइंस्टीन इक्वेशन। ये क्या बन गई हमारी? आइंस्टीन इक्वेशन। अब आपको पता होना चाहिए, लिनार्ड एक्सपेरिमेंट बताऊं?
लेनार्ड एक्सपेरिमेंट अगर बताने बैठ गए तो टाइम लग जाएगा बेटा, क्योंकि वो थ्योरी थ्योरी है उस पे। तो एक काम करते हैं, लेनार्ड एक्सपेरिमेंट को केवल ग्राफ वगैरह डिस्कस कर लेते हैं, है ना। तो एक काम करते हैं, हेडिंग लिखाई दें, जब इतना चलाई है तो 1 घंटे का वीडियो तो ज़्यादा ही तो होगा, और क्या होगा। ठीक है ना, तो चलो हेडिंग लिखते हैं, लेनार्ड एक्सपेरिमेंट। लेनार्ड एक्सपेरिमेंट। देखो एक चीज और सुनो, सब बात चली है। यहां पर हमने यहां पर हमने क्या लिया, तो हम एक एग्जांपल ले रहे हैं। जैसे मान लो इसका वर्क फंक्शन फिर से हम मान लें 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अब सोचो, ये जो फोटोन आया, ये जो फोटोन आया, इसकी अगर एनर्जी 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट है? 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और अगर ये सरफेस वाले इलेक्ट्रॉन पे टकराता है, तो इस इलेक्ट्रॉन के पास सरफेस वाले इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूं, ठीक है ना, सरफेस वाले इलेक्ट्रॉन के पास क्या होगी बेटा? के ई मैक्स आएगी। और कितनी आएगी? 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लेकिन अगर यही फोटोन जो है, ये अगर सरफेस वाले इलेक्ट्रॉन से टकरा जाए, तो ये अपनी एनर्जी क्या करेगा? कोलिजन में वेस्ट करेगा। और इसके पास, इस इलेक्ट्रॉन के पास कितनी काइनेटिक आएगी? 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहां से क्वेश्चन बनता है, एक क्वेश्चन बनता है कि एमिटेड एमिटेड इलेक्ट्रॉन emitted electron has minimum kinetic energy is 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखो मैं छोटा सा एग्जांपल बताता हूं, समझें। सुनो, एक क्लास में अगर आप बैठे हैं, और कोई टीचर आके आपको एक 5 लाख रुपए का बैग देते। कितने का बैग? 5 लाख रुपए का। ये हम क्लास में एग्जाम्पल देते हैं। 5 लाख का बैग मिल जाए। अगर मान लो उस बच्चे को दिया जाए जो गेट के सबसे पास बैठा हो, तो बताओ वो क्या करेगा? 5 लाख का बैग उठाएगा और सीधा बाहर। तो बताओ उस बच्चे के पास क्या है? केई मैक्स है। और वही 5 लाख का बैग मैं क्लास के कॉर्नर वाले बच्चे को ले जाके दूं, लास्ट में जो बैठा है बेचारा, और आपको दिखा के, तू देखो बेटा 5 लाख का बैग दे रहा हूं, तो आप क्या करोगे? सारा पैसा लूट लोगे। तो वो जो इलेक्ट्रॉन है वो अपनी एनर्जी कोलिजन में वेस्ट कर देगा। तो ये क्वेश्चन आता है कि उसके पास कितनी काइनेटिक होगी? तो सर बाहर तो आएगा वो, लेकिन उसके पास कितनी काइनेटिक रहेगी? 0 काइनेटिक एनर्जी। तो अगर आपसे कभी भी ये पूछ लिया जाए कि जब कभी भी इलेक्ट्रॉन बाहर आते हैं, उनके पास क्या काइनेटिक एनर्जी की एक रेंज होती है? हाँ सर, उनके पास क्या होती है? एक रेंज होती है। और वो रेंज कहां से कहां होती है? 0 टू के मैक्स होती है। कहां से कहां होती है? 0 टू के मैक्स होती है। आई गेस मेरे हिसाब से आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि अगर सरफेस वाले इलेक्ट्रॉन को मिल रही है एनर्जी, तो उसके पास क्या होगी? के मैक्स। और बॉटम वाले इलेक्ट्रॉन को मिल रही है तो उसके पास क्या होगी? 0 काइनेटिक एनर्जी। तो हम लिनार्ड के एक्सपेरिमेंट की बात कर रहे थे। सुनते चलते हैं, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, डिटेल के चक्कर में 1 घंटा ऑलरेडी हो चुका है। तो हम कुछ ऐसा बना रहे हैं, देखो फटाफट जल्दी जल्दी। ये लेक्चर बड़ा लंबा खिंच गया भाई। ये देखो, यहां से हमने ये कैथोड एनोड लगा दिए, इसको बोलते हैं कैथोड, इसे बोलते हैं एनोड, कई बार इसे बोलते हैं एमीटर, क्योंकि इस पे ही जब लाइट गिरती है तो यही लाइट को क्या करता है? एमिट करता है। तो इसको बोलते हैं एमीटर। कौन सी लाइट गिराई है हमने? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब इसे क्या बोलते हैं? एमीटर। और इसे क्या बोलते हैं? कलेक्टर। यहां से इलेक्ट्रॉन निकले, बताओ इसके पास कितनी काइनेटिक एनर्जी? मान लेते हैं 0। और इसके पास कितनी? के मैक्स। तो हम बोलते हैं ग्राफ बनते हैं, देखो देखो ग्राफ बनते हैं कुछ इस तरह का। पहला ग्राफ कुछ इस तरह का होता है, और ये ग्राफ होता है किसका बीच में? तो ये हो गया वोल्टेज अक्रॉस एनोड टू कैथोड, और ये आ गया हमारा फोटो करंट। ठीक है ना। तो हम बोल देते हैं कुछ इस टाइप का ग्राफ बनता है। ग्राफ हमने बना दिया, देखो इस टाइप का ग्राफ, ये लो। और इसको बोल देते हैं क्या? सेचुरेशन करंट। इसको क्या बोल देते हैं? सेचुरेशन करंट। और इसको बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो आईपी क्या है बेटा? फोटो करंट। फोटो करंट है। आईएस क्या है? सेचुरेशन करंट। और वी नॉट क्या है? स्टॉपिंग
पोटेंशियल, और VAC क्या है, वोल्टेज अक्रॉस NO2 कैथोड। अब सुनते चले फटाफट, जल्दी जल्दी खत्म करेंगे यार बेटा, बहुत लंबा टाइम हो गया। तो क्या बोलना चाह रहा हूं, देखो कि जब हमने कंचे खेला, आपने कभी कंचे खेले, कंचे, अगर हम कंचे को खेलते हैं तो क्या होता है बेसिकली, कंचे खेलने के बाद कुछ इलेक्ट्रॉन के पास क्या होती है, जीरो काइनेटिक एनर्जी, और उसके पास क्या होती है, के मैक्स इलेक्ट्रॉन के पास काइनेटिक एनर्जी होती है। तो हम ऐसा बोल रहे हैं कि कुछ इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो कहां तक पहुंच जाएंगे, कलेक्टर तक पहुंच जाएंगे, जिनके पास क्या है, के मैक्स। अब इसका मतलब इस पॉइंट पे देखना, इस पॉइंट पे, रेड वाले पॉइंट की बात कर रहा हूं, इस पॉइंट पे कौन कौन से इलेक्ट्रॉन पहुंच गए, जिनके पास क्या थी, के मैक्स थी, लेकिन सबके पास नहीं थी। तो हमने पोटेंशियल को बढ़ाना चालू किया, जैसे जैसे पोटेंशियल बढ़ा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कलेक्टर तक पहुंचना चालू हो गए, और जब सारे इलेक्ट्रॉन पहुंच गए तो बोल देंगे करंट सैचुरेट हो गया। क्या हो गया, करंट सैचुरेट हो गया। उल्टी बैटरी लगाई, उल्टी बैटरी लगाने के बाद इलेक्ट्रॉन को रोकना चालू किया, तो हम बोलते हैं वी नॉट क्या है, स्टॉपिंग पोटेंशियल। इस पोटेंशियल पर, अब सुने, इस पोटेंशियल पर के मैक्स वाला इलेक्ट्रॉन भी रुक जाता है। इस इलेक्ट्रॉन पर, इस पोटेंशियल पर के मैक्स वाला इलेक्ट्रॉन भी रुक जाता है। ठीक है, आई गेस आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो इस टाइप से हम इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा बेटा मैं। अब अगले ग्राफ पे आते हैं। देखो, ग्राफ पहला बना दिया, दूसरा ग्राफ बना रहा हूं जिसके अंदर हम बोलेंगे कि फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट कर दिया। फ्रीक्वेंसी को क्या कर दिया, कांस्टेंट कर दिया, और इंटेंसिटी क्या है, वेरिएबल। इंटेंसिटी वेरिएबल, इंटेंसिटी बढ़ेगी। देखो मैं लिखता हूं, अगर इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं शॉर्ट में, तो नंबर ऑफ फोटोन्स बढ़ेंगे। नंबर ऑफ फोटोन्स के कारण क्या बढ़ेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो करंट भी बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा, I बराबर NEA/VD के अकॉर्डिंग। तो हम बोल सकते हैं जैसे, अब देखो, और फ्रीक्वेंसी को क्या रखा है, और फ्रीक्वेंसी को क्या रखा है, कांस्टेंट रखा है। फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहेगी तो एनर्जी भी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। और अगर एनर्जी कांस्टेंट रहेगी तो उसको रोकने के लिए, तो काइनेटिक एनर्जी भी कांस्टेंट रहेगी, तो वी नॉट भी क्या रहने वाला है, कांस्टेंट होने वाला है। तो हम बोल देंगे देखो यहाँ पर वी नॉट एक ही रहेगा, और ऐसे ऐसे जैसे जैसे आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाते चलोगे, इंटेंसिटी की वैल्यू भी लगातार बढ़ती चलेगी, I1 I2 I3। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि I3 की वैल्यू सबसे ज़्यादा है, फिर I2 है, और फिर I1 है। इस तरह से ग्राफ बना सकते हैं, और वी नॉट की वैल्यू क्या है, सबके लिए सेम है। ठीक है, तो ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते, मतलब मेरे से चैप्टर खत्म नहीं हो पा रहा है, 1 घंटा हो गया। मैं चाह रहा हूँ कि हमको वाइंड अप करो, लेकिन नहीं हो पा रहा है। ठीक है ना, तो थोड़ा सा फास्ट पढ़ाएंगे बेटा, क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस ज्यादा करवानी है। ठीक है ना, अगर आपको एक ग्राफ मन करता नहीं कुछ छोड़ने का, मन करता है कि लो ये भी बता ही देने लगे हाथ, ग्राफ कैसा आता है, स्ट्रेट लाइन आता है। ग्राफ किसके बीच में आता है, इंटेंसिटी और करंट के बीच में। तो हम बोलते हैं करंट एंड इंटेंसिटी आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये एंगल कितने डिग्री होता है, 45 डिग्री। ठीक है ना, दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ये सेकंड ग्राफ हो गया, थोड़ा सा जल्दी बता रहा हूँ, माफी चाहूंगा, टाइम बहुत ज्यादा लग रहा है। मैंने सोचा था आज डी ब्रोगली वेवलेंथ निपटा देंगे, बट वो हो नहीं पाएगा। अब हमने बोला पहले फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट थी, अब फ्रीक्वेंसी वेरिएबल है, और इंटेंसिटी कांस्टेंट है। अब सुने, अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो एनर्जी एनर्जी ऑफ फोटोन एनर्जी ऑफ फोटोन बढ़ेगा। एनर्जी बढ़ेगी तो कंचा तेज फेंकोगे तो इलेक्ट्रॉन की क्या बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉन की क्या बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। इलेक्ट्रॉन की क्या बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी। उसको रोकने के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल भी बढ़ेगा। और अगर इंटेंसिटी कांस्टेंट है तो तो करंट भी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। अब ग्राफ कैसे बनेगा, देखो ग्राफ यहां बना देते हैं। यहाँ पे हमने बोल दिया देखो, ये पहला ग्राफ, ये दूसरा ग्राफ, और ये तीसरा ग्राफ। अब ग्राफ किस किसी बीच में, वही फोटो करंट, वोल्टेज अक्रॉस NO2 कैथोड। और यहाँ पे अगर आप देखो तो ये बना दिया हमने V01, ये बना दिया V02, और ये बना दिया V03 बना दिया। तो यहाँ पर V03 की वैल्यू सबसे ज्यादा है, V02 से कम है,
और फिर वी नॉट वन सबसे कम है। तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं बेटा इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है। सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी होगी, न्यू थ्री, फिर न्यू टू और फिर न्यू वन। जैसे जब फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे, कंचे को अगर तेज फेंकोगे, कंचे को अगर तेज फेंकोगे तो एमिटेड कंचा भी यानी एमिटेड इलेक्ट्रॉन भी तेज निकलेगा। उसको रोकने के लिए लगाया गया स्टॉपिंग पोटेंशियल भी ज्यादा आएगा। लेकिन आपके पास यह है 100 के 100 कंचे हैं, 100 के 100 कंचों को कभी आप तेज फेंक रहे हो, कभी धीरे फेंक रहे हो। तेज फेंकोगे तो बोलो क्या होगा, एमिटेड कंचा जो निकल जाएगा वो भी तेज निकलेगा। उसको रोकने के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल भी ज्यादा लगेगा। अगर उन 100 कंचों को धीरे फेंकोगे तो फ्रीक्वेंसी धीरे है, फ्रीक्वेंसी धीरे है तो एमिटेड कंचा भी स्लो निकलेगा, तो उसको रोकने के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल भी कम लगेगा। ठीक है ना। अब आ जाते हैं फटाफट आइंस्टीन पे। ठीक है ना, मेरे हिसाब से मैंने आपको बहुत कुछ बताया। अब हम किस पे आ रहे हैं बेटा, हमारे आइंस्टीन। कुछ एक काम और है, जैसे मैंने कहा मन करता नहीं है कुछ छोड़ने का, एक हाथ एक चीज और मन में आ रही है, उसको भी मैं आपको बता ही देता हूँ। बेसिकली एक और होता है टाइम लैग। तो हम बोलते हैं कि बेसिकली यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन बाहर आता है वो इंस्टेंटेनियसली बाहर आता है। जैसे ही फोटोन अंदर जाता है, इलेक्ट्रॉन जो होता है वो सरफेस के खटाक से क्या आ जाता है, बाहर आ जाता है। तो हम बोलते हैं इसमें जो इलेक्ट्रॉन है उसको बाहर आने में जो समय लगता है वो नेग्लिजिबल लगता है। जो इलेक्ट्रॉन है उसको बाहर आने में समय लगता है वो कैसा लगता है, नेग्लिजिबल लगता है। तो यहाँ पर कुछ बातें थी वेव थ्योरी, तो 3 बातें वेव थ्योरी की फेल हो गई थी। पहला, लिलार्ड से लोगों ने पूछा कि जब वेव फ्रंट गिरता है, उन्होंने पूछा कि लाइट तो पार्टिकल और वेव दोनों है, तो आपने पार्टिकल समझा दिया, तो वेव से भी समझाओ भाई। किसे समझाओ, वेव से। तो उन्होंने बोला जब वेव फ्रंट गिरेगा तो हर इलेक्ट्रॉन को क्या मिलेगी, एनर्जी मिलेगी। और जब सब इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलेगी तो हम बोल देंगे कि इसका मतलब इलेक्ट्रॉन को बाहर आने में समय ज्यादा लगेगा। मॉडर्न टेक्नोलॉजी बताती है कि इलेक्ट्रॉन को बाहर आने में 1 नैनो सेकेंड लगते हैं। कितने लगते हैं, 1 नैनो सेकेंड लगते हैं। अब हम आ रहे हैं किस पे, आइंस्टीन। आइंस्टीन इक्वेशन। आइंस्टीन इक्वेशन क्या होती है, देखो E बराबर 5 प्लस के ई मैक्स। E बराबर 5 प्लस के ई मैक्स। हमने बहुत सारी बातें स्किप कर दी। देखो एनर्जी, ये किसकी एनर्जी है, फोटोन की। इसको कैसे कैसे लिख सकते हो, एच सी बाय लैम्डा, या फिर एच न्यू, या फिर 12,400 अपॉन लैम्डा, लैम्डा एंगस्ट्रॉम यूनिट इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नीट में क्वेश्चन आएगा 2000, नीट की बात करें, पहले नीट लिखें यार, नीट 2027 हर साल आता है। नीट 2027 में क्वेश्चन आता है, आइंस्टीन से आता ही मान लो। अब फाई क्या है, वर्क फंक्शन। किसका है, वर्क फंक्शन। कैसे कैसे लिख सकते हैं, एच सी बाय लैम्डा नॉट, या फिर एच न्यू नॉट, ठीक है, या फिर 12400 अपॉन लैम्डा नॉट एंगस्ट्रॉम यूनिट इलेक्ट्रॉन वोल्ट। के ई मैक्स को लिखने का तरीका किसका है, ये इलेक्ट्रॉन का। इसको कैसे लिख सकते हो आप, हाफ एम वी स्क्वायर या फिर ई वी नॉट। अब वी नॉट क्या है, स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल वी नॉट पे बताओ क्या था, कौन सा पोटेंशियल था जिसपे इलेक्ट्रॉन रुका था। एक छोटा सा एग्जांपल, ये इलेक्ट्रॉन रुका है, इसको आपने कितने वोल्ट दिए, 5 वोल्ट। तो अब इस इलेक्ट्रॉन के पास कितनी काइनेटिक एनर्जी आ गई, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितनी एनर्जी आ गई, जितना पोटेंशियल हम इलेक्ट्रॉन को देते हैं उतनी ही एनर्जी किसके पास आती है, इलेक्ट्रॉन के पास आती है। जितना पोटेंशियल हम इलेक्ट्रॉन को देते हैं उतनी ही एनर्जी किसके पास आती है, इलेक्ट्रॉन के पास आती है, इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी, इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो बताओ वी नॉट पे इलेक्ट्रॉन रुक गया था, वी नॉट पे इलेक्ट्रॉन रुक गया था, तो इसका मतलब उस इलेक्ट्रॉन के पास वी नॉट पोटेंशियल था, तभी तो आपने उसको वी नॉट पे रोका। तो इसलिए के ई मैक्स को क्या लिख सकते हैं बेटा, ई वी नॉट। मेरे को पता है, मैं समझ सकता हूं, जल्दी बताया है। कुछ लोग हो सकता है लिख दें कि सर ऐसा कैसे पढ़ा रहे हो जल्दी, तो बेटा 9 घंटे का चैप्टर 1 घंटे में खत्म कर रहे हैं, 1.5 घंटे मान लो यार।
तो थोड़ा सा आपको मैनेज करना पड़ेगा। मैंने पूरा चैप्टर कवर करने की कोशिश की है, क्योंकि या तो क्वेश्चन आ सकता है इंटेंसिटी इंटेंसिटी मोमेंटम इंटेंसिटी मोमेंटम प्रेशर वर्क प्रेशर पावर, इनसे आ सकता है, या फिर दूसरा क्वेश्चन आएगा आइंस्टीन थ्योरी से, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन करते हैं। पिछला क्वेश्चन जो था उसका नंबर क्या था, देखो ये रहा, पिछला क्वेश्चन नंबर 6 था। अब अगला क्वेश्चन नंबर 7, अगला क्वेश्चन नंबर 7 अब क्या है, देखो आने वाले फोटोन की फ्रीक्वेंसी को डबल कर रहे हैं। आने वाले फोटोन की फ्रीक्वेंसी, वर्ल्ड फेमस क्वेश्चन, वर्ल्ड फेमस क्वेश्चन, क्या कर रहे हैं, आने वाले फोटोन की फ्रीक्वेंसी को डबल कर रहे हैं। देखो पहले फ्रीक्वेंसी न्यू थी, बाद में कितनी कर दी, न्यू, और फाई क्या है, सेम है। क्या, देखो इक्वेशन, आइंस्टीन इक्वेशन हमेशा लिखेंगे जब भी कंडीशन आ जाए, दो केस बनाने हैं, दो इक्वेशन बनानी है, दोनों को सॉल्व कर देना है। कैसे लिखेंगे, ई बराबर फाइव प्लस के ई मैक्स। अब पहले क्या लिखूंगे, एच न्यू इक्वल टू फाइव प्लस के वन, बाद में डबल कर दी फ्रीक्वेंसी, टू एच न्यू इक्वल टू फाइव प्लस के टू। तो अब बताओ क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट मेथड, सब्स्टिट्यूट मेथड। सब्स्टिट्यूट मेथड का मतलब एच न्यू की वैल्यू आप देखो कितनी है, फाइव प्लस के वन, सेकेंड इक्वेशन में पुट कर देते हैं, तो क्या हो गया, टू एच न्यू, सॉरी एच न्यू की वैल्यू तो पुट ही नहीं करी, टू एच न्यू की जगह फाइव प्लस के वन इक्वल टू फाइव प्लस के टू, टू फाइव प्लस टू के वन इक्वल टू फाइव प्लस के टू। तो के टू की वैल्यू आ गई टू के वन प्लस फाइव। तो आंसर में जो ऑप्शन आया था वो क्या था, मोर देन डबल। आंसर क्या आएगा, मोर देन डबल आएगा। दूसरा मेथड बता रहा हूं, दूसरा मेथड कि हम इक्वेशन 1 से फाइव की वैल्यू को निकालें, एच न्यू माइनस के वन, और सेकेंड में पुट कर दें, पुट इन सेकेंड इक्वेशन। तो क्या लिखेंगे, टू एच न्यू इक्वल टू एच न्यू माइनस के वन प्लस के टू। तो हमें क्या निकालना है, के टू निकालना है, तो के टू की वैल्यू हो गई के वन प्लस एच न्यू। ये आंसर भी सही है, मोर देन डबल भी सही है, टू के वन प्लस फाइव भी सही है। अगर फ्रीक्वेंसी डबल हो जाती है, फ्रीक्वेंसी क्या हो जाती है बेटा, डबल हो जाती है, तो आंसर क्या हो जाएगा, मोर देन डबल। अगर फ्रीक्वेंसी 3 गुना हो जाए तो आंसर कितना रहेगा, थ्री के वन प्लस टू फाइव, थ्री के वन प्लस टू फाइव। तो फ्रीक्वेंसी 3 गुना होगी तो आंसर मोर देन डबल हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। अब आते हैं बेटा अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर जो 8 है इसके बारे में हम बोल रहे हैं, देखो सुनो मैं डाटा लिखता हूं आपको, क्वेश्चन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का ही है। क्वेश्चन ये है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में आने वाले फोटोन की जो वेवलेंथ है वो कितनी है, लैम्डा, और उसका जो स्टॉपिंग पोटेंशियल दिया गया है वो कितना दिया गया है बेटा, 6 वी नॉट, और वर्क फंक्शन दिया गया है कितना, 5। फिर बोल रहे हैं कि अगर लैम्डा को हम इंसिडेंट वेवलेंथ को लैम्डा की जगह कितना कर दें, 4 लैम्डा, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल बदल जाता है कितना, वी नॉट। अब पूछ रहे हैं कि आप बताएं थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, आप बताएं थ्रेशोल्ड वेवलेंथ इन टर्म ऑफ लैम्डा। तो अब क्या, किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो देखो अब क्वेश्चन में इक्वेशन बनेगी दो, जब भी पैटर्न आ जाए दो इक्वेशन बनाओ। सबसे पहले क्या लिखोगे, ई बराबर कैसे लिखेंगे, एच सी बाय लैम्डा, वर्क फंक्शन को क्या लिखेंगे, एच सी बाय लैम्डा नॉट, प्लस, और काइनेटिक एनर्जी को वी नॉट के टर्म में क्या लिखेंगे, 6 ई वी नॉट। ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। सेकंड को कैसे लिखेंगे, एच सी बाय 4 लैम्डा, वर्क फंक्शन वही रहेगा एच सी बाय लैम्डा नॉट, और इसको लिख देंगे कितना, ई वी नॉट। ये बन गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। अब क्या करना है, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो दिक्कत ये आएगी कि सर हमें तो लैम्डा नॉट चाहिए, हमें तो क्या चाहिए, लैम्डा नॉट इन टर्म ऑफ लैम्डा। तो हमें
इस वी नॉट को एलिमिनेट करना सिखाओ, क्योंकि क्वेश्चन में बोला नहीं है कि आंसर वी नॉट में आना चाहिए। तो नीचे वाली इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 से, और अब कर देंगे माइनस। देखो ये नंबर से ये नंबर कट गया, और इधर क्या लिखोगे, एच सी बाय लैम्डा कॉमन, 1 माइनस 3/2, एक लाइन में आंसर। और इधर क्या लिखोगे, एच सी बाय लैम्डा नॉट 1 माइनस 5। अब कैसे लिखेंगे, देखो इधर आ गया एच सी बाय लैम्डा 1 माइनस 1.5, 1 माइनस 1.5 माइनस 1/2, और इधर आ गया एच सी बाय लैम्डा नॉट और -4, माइनस से माइनस कट गया, एस सी से एस सी कट गया, तो लैम्डा नॉट की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, बोलो 8 लैम्डा, आंसर आ गया। इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आई गेस आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। फिर से बोलते हैं, पूरी इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करा, 6 से, तो आंसर कितना हो गया, 6v0 से 6v0 कट गया, ठीक है। नीचे वाला ये वाला 1, ये 1 था, माइनस 6/4, 3/2 लिख दिया, 1 माइनस 1.5, एक में से अगर 1.5 गया तो माइनस का आधा बच गया, इधर था 1, इधर था -6, तो कितना बच गया, माइनस का 5। अच्छा इधर 6 था क्या, ओ सॉरी, 1 माइनस 6 आएगा ना बेटा, हाँ 1 माइनस 6, 1 माइनस 6 आएगा, तो इधर कितना हो जाएगा, 1 माइनस 6 करेंगे तो 5, माइनस का 5, माइनस से माइनस कर देगा, 5 2 जा 10, तो आंसर हो जाएगा 10 लैम्डा। आंसर कितना हो जाएगा, 10 लैम्डा, ये आंसर हो जाएगा। तो जब कभी भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसमें हमें किसी नंबर को एलिमिनेट करना हो, तो हम क्या करते हैं बेटा, उस नंबर को हटा देते हैं, उड़ा देते हैं। आई गेस आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी कि अगर दो इक्वेशन है और दोनों इक्वेशंस में से बोला गया है कि कोई एक नंबर को हटाना है, तो पूरी इक्वेशन को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस कर देंगे। इस तरह से हमें क्वेश्चन करना होता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर था 8। आगे करेंगे अगला क्वेश्चन नंबर 9।